जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। आज की इस श्रृंखला में आज तारीख है आपकी 12 मई और साथ ही 12 मई की सभी शिफ्टों से जो आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बने हैं, इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। और साथ ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि विद्यार्थियों के मेमोरी बेस्ड हो, उन्हीं का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी से निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए जीएस जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। साथ ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे जो आज आपके पूछे गए थे और इन सभी को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिन में जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित हो। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है सती जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। साथ ही याद रखेंगे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ठान के रखना है। यदि आप एक बार में सफल नहीं होते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आपको तैयारी नहीं रोकनी है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। याद रखेंगे आपको पता चल चुका है, क्योंकि एक बार आप असफल हो चुके हैं तो पता है कि पेपर का एग्ज़ाम का लेवल क्या है और उसी प्रकार से तैयारी करेंगे। तो याद रखेंगे वही कह रहा है कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जब तैयारी में जुट ही गए हैं तो आप रुकेंगे नहीं जब तक सफलता या नौकरी मिल नहीं जाएगी, ठीक है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है अला रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बात करेंगे अला रखा खान के बारे में। तो साथ ही ये तबला वादक हैं, प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अला रखा खां क्या है तो याद रखेंगे तबला वादक है, ठीक है। आज हम केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। साथ ही आज थोड़ी सी गले में दिक्कत है इसलिए केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे अल्लाह रखा क्या हो जाएंगे, साथ ही तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है केरल का नववर्ष क्या कहलाता है। बात करेंगे केरल के नववर्ष के बारे में। तो याद रखेंगे ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो इस समय केरल में विषु पर्व मनाया जाता है। कौन सा? विषु पर्व। और साथ ही याद रखेंगे इसी विषु पर्व को केरल का नववर्ष कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो केरल में विषु पर्व मनाते हैं और इसी विषु पर्व को केरल में क्या कहते हैं? नववर्ष कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पुष्प का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। पुष्प का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो बात करेंगे पुष्प के आंतरिक भाग के बारे में। तो याद रखेंगे स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? स्त्री केसर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जबकि बात करेंगे पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर जो याद रखेंगे जो दलपुंज होता है, जो पुष्प में दलपुंज होता है, दलपुंज के भीतर स्थित रहता है आपका पुंकेसर, ठीक है, याद रखेंगे। आंतरिक भाग हो जाएगा स्त्री केसर और जो पुंकेसर होता है वो दलपुंज के अंदर स्थित रहता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारत का कप्तान कौन था। तो याद रखेंगे इस समय भारत के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। देखो अभी हाल ही में रोहित शर्मा को बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ों में विराम दिया गया था तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जैसे आपकी अभी श्रीलंका सीरीज हुई थी, कौन सी? श्रीलंका सीरीज, इसमें भी कप्तान कौन था? तो हार्दिक पांड्या था, ठीक है, याद रखेंगे। तो नवंबर में जो T20 सीरीज हुई थी आपकी न्यूजीलैंड के साथ, तो इसमें कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे जो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद है साथी वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। कौन सा? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है, जो कि भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है। ये भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान में आप सभी को पता होगा जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं। इसके अतिरिक्त साथ ही ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका जिक्र मिलता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 31 काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई सरकार में क्या कर दिया था? तो क्रॉस यानी कि खत्म कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अगला प्रश्न कह रहा था दप्पू डांस किस राज्य में मनाया जाता है।
तो बात करेंगे दप्पू डांस के बारे में साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में और सारे डांस बनाए जाते हैं, जिनमें से कुचिपुड़ी जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। कैसा नृत्य है साथी? शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र नाट्यम करके एक डांस होता है, ये भी यहीं पर होता है। वीर नाट्यम भी होता है, ये भी यहीं पर होता है। और कोलाट्टम, कोलाट्टम डांस, ये चारों के चारों डांस कहाँ पर होते हैं? आंध्र प्रदेश में होते हैं, जिनमें दप्पू डांस हो जाएगा, कुचिपुड़ी, आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम और कोलाट्टम, ठीक है। सारे के सारे कहाँ के हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऐसा भी क्वेश्चन आया था आज आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे 11 जून 1665 को जानकारी मिलती है कि पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और पुरंदर की संधि हुई किन किन के बाद हुई थी? तो याद रखेंगे एक मुगल साम्राज्य मुगल था, उसके सेनापति थे जयसिंह, ठीक है, याद रखेंगे। जयसिंह सेनापति था। इस समय आपका जो राजा हुआ करता था वो होता था औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था, ठीक है, याद रखेंगे। औरंगजेब इस समय बादशाह था और इसी का सेनापति था मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम, ठीक है। और मराठा साम्राज्य के शिवाजी महाराज थे। इन दोनों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि, जो कि 11 जून 1665 को हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था 1773 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो यहाँ पर भारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत पर कब्जा हो तो चुका था, लेकिन जो ईस्टर्न एरिया था, यानी कि जो बंगाल था, बंगाल के एरिया में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो 1773 से 1785 तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था साथी, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बात करेंगे साथी मेहरौली के बारे में। ये आपका दिल्ली में स्थित है, मेहरौली नगर है। और मेहरौली नगर में साथी एक लौह स्तंभ है, जिसका निर्माण गुप्त वंश के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। जो साथी चंद्रगुप्त सेकंड था, इसी का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने एक सोने का, प्योर सोने का स्तंभ बनवाया था, जिसे दिया गया था नाम लौह स्तंभ। और इस लौह स्तंभ को जो अनंग पाल शासक था दिल्ली, वो पाल वंश का, वो इसको चंद्रगुप्त के यहाँ से लेकर के चला गया था दिल्ली, और दिल्ली के मेहरौली में इसने स्थापित करवाया था इसको, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। जो मेहरौली नगर है आपका दिल्ली का, वहीं पर कुतुब मीनार स्थित है, उसी परिसर में आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है, ठीक है। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था साथी एलपीजी स्कीम पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? पहल स्कीम की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे इसका मंत्रालय हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। देखो एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब गैस की बात आई हो तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में बात करेंगे इसके मंत्री कौन है, तो श्री हरदीप पुरी जी वर्तमान में इसके मंत्री हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत में कुल कितने विषय होते हैं? तो बात करेंगे पंचायत के विषयों के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे पंचायत का जिक्र क्या है, कहाँ कब क्या हुआ इसके बारे में। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन से होता है? 1992 का अधिनियम होता है, जो कि 24 अप्रैल, याद रखेंगे, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को बलवंत राय मेहता की समिति पर पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था कानून लागू होता है। और साथ ही इसी के तहत आपकी 11 अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी? अनुसूची 11वीं जोड़ी जाती है, और इसमें पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय रखे थे। कितने? 29 विषय रखे थे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, कौन? याद रखेंगे, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, ये आपका अनुच्छेद 124 में, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसके डी वाई चंद्रचूड़ क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो याद रखेंगे शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे चाइना में, आपके बीजिंग में, इसमें मोहम्मद आरिफ खान जो कि एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थे। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और ये स्कीइंग नामक खेल खेलते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अभी तो पूछा था कि कब हुई थी, तो याद रखेंगे पूछेगा कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, इसके साथ महादेव गोविंद रानाडे, और इन्हीं के साथ में थे आरजी भंडारकर, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर हुई थी? तो स्थान याद रखेंगे बम्बई में हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय सीमा पर सड़क का निर्माण कौन करता है?
साथ ही भारतीय सेना का एक संगठन है बीआरओ, जिसे कहते हैं सीमा सड़क संगठन, यानी कि बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो जो सड़क है वो सीमाओं पर बनाई जाती है, वो बीआरओ के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है फातिमा शेख कौन है, कौन थी होना चाहिए। ठीक है, कौन थी, ये इतिहास की एक अच्छी महिला है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो फातिमा शेख है साथी, ये भारत की एक प्रसिद्ध महिला शिक्षक थी। क्या थी, महिला शिक्षक थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप याद रखेंगे जो फातिमा शेख थी, इनने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के समाज में शिक्षा के प्रसार और प्रसार में काम किया था। ठीक है, और यही जो आपकी रोल मॉडल हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, फातिमा शेख हैं, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाएं थी। ठीक है, तो इन्हीं को रोल मॉडल मानते हुए भारत की महिलाओं को भी पढ़ाने का प्रयास किया गया था। और वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारी जो भी टॉप क्लास की परीक्षाएं होती हैं, उनमें बच्चियां या हमारी बहनें टॉप करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उस समय मेहनत की होगी, घर घर जाके कहा था कि बच्चियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले आप जानते हैं कि ये भारत की पहली महिला शिक्षा थी, उन्हीं के साथ में आपकी शामिल थी फातिमा शेख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। तो याद रखेंगे जब देश में कोई वस्तु उत्पादित की जाती है तो उसमें एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मान लीजिए ये आपका देश है, इसके अंदर जो भी आपकी वस्तु बनाई जाएगी, कहीं भी बनाई जाए देश के अंदर, तो उसमें जो टैक्स लगेगा उसको आप उत्पाद शुल्क कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद शुल्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्साइज ड्यूटी। अगला प्रश्न कह रहा है साथी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर की बात की जाए तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में बनेरघट्टा, नागरहोल, ठीक है, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो कर्नाटक में है। इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला प्रश्न कह रहा है जनसंख्या घनत्व तो कैसे मापते हैं। तो याद रखेंगे, मान लीजिए ये आपका 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है। कौन सा, ये 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और 1 स्क्वायर, ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। इस 1 स्क्वायर मीटर के अंदर जितने भी व्यक्ति रहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, किलोमीटर होना चाहिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसके अंदर जितने भी व्यक्ति निवास करेंगे उन सभी को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है सॉरी, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाएगी जनसंख्या घनत्व क्या है, तो वही कह रहा है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में स्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और आप सभी को पता होगा भारत का जो जनसंख्या घनत्व साथी, ये आपका कितना था, 382 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 382 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमने कई बार इसका जिक्र किया है और पढ़ा भी है इसको हमने। तो पद्मावत की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, रानी पद्मावती के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेखक कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। तो याद रखेंगे ओजोन परत जो है ये आपकी समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर साथी, समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं, और यहीं पर आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्या उड़ाए जाते हैं, आपके वायुयान। ये जो वायुयान होते हैं ये आपके कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया था। तो याद रखेंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। और ये भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो आपका भरतनाट्यम, इससे संबंधित गुरु रह चुकी हैं और ये डांसर भी रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है। तो बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। इनका उपनाम है साथी भारत कोकिला। क्या है, भारत कोकिला। और इन्हीं के जन्मदिन पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल वुमेंस डे। नेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन सी, पहली जो महिला राज्यपाल हैं ये कौन थी, सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है साथी नारियल में बसा अम्ल क्या होता है। जो नारियल में साथी बसा अम्ल होता है उसे लॉरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, लॉरिक अम्ल कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है। और नारियल में उपस्थित जो कुल बसा होता है उसका लगभग 47% क्या होता है, ये आपका लॉरिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होता है, लॉरिक अम्ल। एक मिनट, ठीक है, इसको क्या आप लोग याद रखेंगे, लॉरिक अम्ल। ठीक है, जितना भी बसा होगा नारियल में उसका जो 47% है वो आपका क्या होगा, लॉरिक अम्ल हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पादशाह। क्या कह रहा है, पादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो बात करेंगे पादशाह के बारे में। बादशाह नहीं है यहाँ पर लिखा है पादशाह। तो याद रखें, इसकी उपाधि धारण की थी बाबर ने। कब की थी साथी, तो 1507 ईस्वी में की थी, जब इसको काबुल का राजा बना दिया गया था। कब का, कहाँ का, जब ये काबुल का राजा बना था
अपने युद्ध करने के बाद, लड़ने के बाद जो भी किया था, इसने जब काबुल का राजा बन गया था तो उसके बाद किसकी उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे पादशाह की, ठीक है, ना कि बादशाह की। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो बात करेंगे मोहिनीअट्टम के बारे में। इसको याद रख लेंगे आप लोग, केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बात करेंगे भाखड़ा नागल परियोजनाओं के बारे में। ये जो परियोजना ऐसा थी, ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर? सतलुज नदी पर स्थित है। और सतलुज नदी को पुराणों में, वेदों में क्या कहा गया? शतुद्री कहा गया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो भाखड़ा नागल परियोजना है, बांध है, ये टेहरी बांध के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बांध स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था, या किसी ने बताया था कि जो आपकी एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में कब शामिल हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन था, तो हम दोनों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी साथी आपकी 1882 यानी कि 1882 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त देखो क्वेश्चन बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो भारत में तो साथी 1882 यानी 1882 में हुई थी, लेकिन इससे पहले यूएसए में भी इसकी स्थापना हुई थी। इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने की थी, मैडम एचपी ब्लेवात्स्की और हेनरी ओलकोट। इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने यूएसए में स्थापना की थी। तब कब की थी? तो याद रखेंगे 1875 में यूएसए में की थी। इसके बाद भारत आते हैं और भारत में ये 1882 में इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन जब कर्नल हेनरी ओलकोट की मृत्यु हो जाती है तो 1893 में, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट इसमें शामिल हो जाती है। कौन? एनी बेसेंट इसमें शामिल हो जाती है जब कर्नल हेनरी ओलकोट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एनी बेसेंट के बारे में यदि पूछा है तो 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनी बेसेंट जो थी साथी, ये आपकी 1893 में ही भारत में आई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? बात करेंगे ऋतु संहार पुस्तक के बारे में। तो साथी इसको लिखा था महाकवि कालिदास ने। किसने? महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है ऋतु संहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था शीतकालीन ओलंपिक कितने साल में आयोजित होता है? देखो शीतकालीन ओलंपिक से लगातार दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। पहले में पूछा था कि कौन खिलाड़ी ने भाग लिया है, अब की बार पूछा कितने साल में आयोजित होता है। तो याद रखेंगे शीतकालीन ओलंपिक आपका 4 साल में आयोजित होता है। चाहे जो आपका कोई भी वर्ल्ड कप हो, कोई भी स्पेशल फुटबॉल का कप हो, जैसे नहीं फुटबॉल का कप नहीं, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, कोई भी वर्ल्ड कप हो साथी, वो प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो भी ओलंपिक होता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरालंपिक, ये सारे के सारे 4 साल के अंतर में आयोजित की जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो याद रखेंगे मिस्टर 360 डिग्री इसको कहते हैं, और सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनको भारत का नया 360 डिग्री कहते हैं। वैसे आप सभी को पता होगा कि जो 360 डिग्री खिलाड़ी हैं वो आपके AB डिविलियर्स थे, लेकिन वर्तमान में सूर्य कुमार यादव को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था हवा गर्म होती है तो फैलती है और ठंडी होती है तो डैश क्या होता है? तो याद रखेंगे जब ठंडी हो जाती है वायु तो सिकुड़ती है, ठीक है। जब हवा गर्म होगी तो फैलेगी, उसका प्रसार होगा, जबकि ठंडी जब होगी तो उसका क्या होगा? सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठ पूजा का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसमें महिलाएं जो होती हैं भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और सूर्य की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते थे? क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक में गोल्ड किसने जीते? तो याद रखेंगे माइकल फेल्प्स के बारे में। किसके बारे में? माइकल फेल्प्स के बारे में याद रखेंगे। ये यूएसए के एक तैराक हैं। क्या है? ये यूएसए के एक स्विमर है, ठीक है। यूएसए के स्विमर हैं। इनके द्वारा अभी तक जो ओलंपिक हुए हैं इनमें सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड जीते गए हैं, ठीक है। ये अमेरिका के एक दिग्गज तैराक है, हालांकि इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अटल पेंशन योजना का लाभार्थी की उम्र क्या है? जो अटल पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इसमें जो लाभार्थी होगा उसकी उम्र क्या होगी? तो याद रखेंगे 60 वर्ष। जो 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति होंगे उनको 3000 रुपये या फिर 5000 रुपये, इनके लिए 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इस तरह से रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि पूछ रहे अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 मई 2015, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे 9 मई 2015, ठीक है। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है विशेष रूप से पोखरों और तालाबों में किया जाने वाला मछली पालन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे जब हम मछलियों का पालन करते हैं, कोई तालाब बनवाते हैं या फिर पोखर में इनका पालन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इस तरह से मछली खेती होती है और इस खेती को पीसीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है गुरु पर्व किस गुरु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे गुरु पर्व गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन थे?
जो भगवान गुरु नानक देव हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म हुआ था साथी 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में। कहाँ पर? तलवंडी नामक ग्राम था, 1469 में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही ये आपके सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि संस्थापक थे। और वर्तमान में तलवंडी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक रबड़ को उपयोग में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, जब प्राकृतिक रबड़ जो पेड़ों से निकलती है उसको जब हम उपयोग में यानी कि यूज करेंगे तो उससे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? रबड़ का वल्कनीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथी? रबड़ का वल्कनीकरण। और इस रबड़ के वल्कनीकरण में होता क्या है? तो जो कच्चा रबड़ होता है, इस कच्चे रबड़ को गंधक के साथ, गंधक किसे कहते हैं याद रखेंगे, किसे कहते हैं आप लोग इसको बताएंगे छाप के। इसको केमिस्ट्री में गंधक को क्या कहते हैं? गंधक के साथ जब लगभग 140 सेंटीग्रेड तापमान पर 3 से 4 घंटे उबाला जाता है तब रबड़ प्रयोग में लाने लायक होती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है लोथल शहर किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया है। आपसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन घुमा दिया एग्जामिनर ने कि जो लोथल शहर है, हम लोग याद करते थे कि लोथल शहर भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन उसने कहा है किस नदी की उपनदी। देखो, उपनदी तो भोगवा नदी हो गई, उपनदी के किनारे स्थित है यानी कि भोगवा। लेकिन अब क्वेश्चन उसने पूछा कि भोगवा नदी जो है वो किसकी उपनदी है? तो याद रखेंगे ये साबरमती जो नदी है, भोगवा नदी, इसी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहाँ पर पड़ती है साथी? तो ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। और आप सभी को पता होगा साबरमती आश्रम गांधी जी के बारे में। और ये साबरमती नदी के किनारे शहर आपका अहमदाबाद, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोथल शहर किस नदी की उपनदी के किनारे है? तो साबरमती की नदी की सहायक नदी है भोगवा, इसी किनारे लोथल शहर है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी? हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इसका एक प्रमुख बंदरगाह था, इसको कहते हैं पत्तन नगर। ठीक है, बंदरगाह या फिर इसी को हम पत्तन नगर भी कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस और आपको क्लास पसंद आई होगी। साथ ही बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं हम। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप एक बार से सेशन को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहेंगे। आज आपकी डिटेल से क्लास मैंने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते थे उनका डिटेल से भी सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि एक बार से आप लोग सेशन को दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है तो देखते रहिए GSF बाई DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल। जय हिंद।